दोस्तों नमस्कार। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबका, जिस प्रकार से आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं। हमने शुरुआत की दीपक बजाज सर से और उसके बाद कई सारी पर्सनैलिटीज़ से हम लोग मिल चुके हैं। आज हमारे मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न केवल मात्र इंडिया में अपितु इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा काम किया है। 2014 में डायरेक्ट सेलिंग इवेंट में, फिक्की की डायरेक्ट सेलिंग इवेंट में हमने जब पहली बार उनको सुना, उनकी आवाज़ में वो आकर्षण था कि हम सब लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। डायरेक्ट सेलर के प्रति उनका दर्द महसूस हुआ और उसके बाद उनकी डायरेक्शन में हम लोगों ने काफ़ी बड़ा काम किया। 2016 में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन दी, उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को मिला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 लोकसभा में पास हो गया है, तो उसके पीछे जिस शख्सियत का बड़ा हाथ है वो हमारे बीच में है। आप अक्सर उनको जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं, लीडिंग न्यूज़ चैनल पे आप उनको देखते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज उनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं। हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएं, उससे पहले हम उनका एक प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। थैंक यू विजयन सर। नमस्कार। चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका स्वागत है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। सर, हमारे व्यूअर्स आपको पहले भी बहुत सारे मंचों से आपको सुनते रहे हैं। कंज्यूमर के बारे में आपने बहुत सारा काम किया है, लेकिन उससे हटके हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, एजुकेशन कहाँ पे रही और यहाँ तक की जो आपकी यात्रा है उसके बारे में थोड़ा सा हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। सुरेंद्र जी, ऐसा है कि आप जरूर जानते होंगे, एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर। हाँ जी, टाटा जमशेदपुर। जी हाँ, जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट स्टील प्लांट एस्टेब्लिश हुआ रहा। एंड इट इज़ अभी मोर देन 100 years ओल्ड सिटी। हाँ, तो हमारा पैदाइश जमशेदपुर में हुआ बिकॉज बाबूजी टाटा स्टील में नौकरी करते थे। सो दैट इज़ हाउ आई वॉज बॉर्न देयर। हमारे सारे एजुकेशन वहीं पर हुआ। लॉयलर स्कूल जमशेदपुर, एक जेजुइट्स लोग चलाते थे, यूएसए के पादरी लोग, कैथलिक मिशनरीज, वो लोग उस स्कूल को चलाते थे जहाँ पर हमारा पढ़ाई हुआ। और उसके बाद हम गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक जेजुइट बैकग्राउंड से हम गए एकदम हिंदू कल्चरल बैकग्राउंड पे, मालवीय जी का छत्र छाया में। एंड गॉट हाईली इंस्पायर्ड बाय माय स्टे इन BHU, क्योंकि वहाँ कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करते हैं वो मालवीय जी से ज़रूर इंस्पायर्ड होते हैं। और बनारस तो आपको मालूम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, हैबिटेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो बनारस का तो एक दूसरा ही खुशबू है, एक दूसरा फ्लेवर है, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद हम प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। जमशेदपुर वापस टाटा स्टील में बहुत थोड़ी टाइम के लिए थे मार्केटिंग में, और जमशेदपुर वापस आना चाह रहे थे, तो आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, एज ए एंटरप्रेन्योर आपने अपना करियर हमने स्टार्ट किया, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टार्टेड ए स्मॉल ट्रैवल बिजनेस से शुरुआत किए, और फिर वहाँ रहे 94 तक। दिल्ली हम शिफ्ट किए 94 में, लेकिन 83 से, जैसे आपने बताया, हम 83 से कंज्यूमर मूवमेंट में जुड़ गए थे जमशेदपुर से। बहुत बढ़िया सर। ये जो आपका फील्ड है कंज्यूमर एक्टिविस्ट, तो ये थोड़ा एक अलग सा फील्ड है, जनरली लोग इसमें आते नहीं हैं। तो क्या कभी किसी कंपनी ने कोई गलत प्रोडक्ट दे दिया था जिसको सबक सिखाने के लिए आप लोग कंज्यूमर एक्टिविस्ट बन गए? नहीं, एक्चुअली सबक नहीं,
हर व्यक्ति के अंदर एक गुस्सा पैदा होता है। Right. जब आपके साथ कोई अत्याचार करे तो आपको एक गुस्सा पैदा होता है बिल्कुल। कि अरे इनको कुछ करना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। जी जी। तो ये एक सबक के रूप से नहीं, बट एक बदलाव के रूप से, अच्छा, यू सी। तो द टर्निंग पॉइंट क्या हुआ था ऐसा? द टर्निंग पॉइंट वाज कि हम पैसे देते हैं हाँ, सर, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को, जैसे टेलीफोन का ले लीजिए, या एलपीजी गैस कनेक्शन के ले लीजिए, या आप स्कूटर खरीदने जा रहे हैं, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, हम 83 की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, उस समय हम पूरे पैसे दे देते थे, राइट, लेकिन हमको वेट करना पड़ता था 10 साल 15 साल एक टेलीफोन कनेक्शन की। यस यस ट्रू। फिर घर में टेलीफोन लग जाता था, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए 2-3 महीने लग जाते थे, कोई आपको सुनने वाले नहीं है, जबकि सारे लोग जो इस तंत्र में हैं वो हमारे पैसे से जी रहे हैं। राइट, हम एज ए कंज्यूमर हम उनको पैसे दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं, बट फिर भी वो हमको सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे दुख सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां से शुरुआत हुआ, राइट राइट, यू सी। और वही चीज आज हम लोगों को वहां जी जी, यस सर, ट्रू ट्रू, उसको ले जाकर वहां तक हम लोगों को पहुंचाया कि कैसे हम लोग इसका एक समाधान ढूंढ सकें। राइट। तो 1983 से शुरू किए, 1986 में पहला जो विक्ट्री हम लोगों को हुआ वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। हाँ, मैंने पढ़ा सर, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, और उसके लिए क्या आसान था वो लेके आना, गवर्नमेंट को बाध्य करना कि आप ये सेक्शन हाँ, लेके- क्योंकि उस समय लकीली हम लोगों के लिए एक सरकार के अंदर में भी एक सोच आ गया था कि अब हम लोगों को उदारीकरण करना है, रिफॉर्म्स में जाना है, राइट सर, बदलाव लाना है, राइट मार्केट में, राइट सर, और पब्लिक सेक्टर को कम मतलब हावी होना है, मतलब प्राइवेट पब्लिक सबको लेकर अब चलना है। ओपन मार्केट पॉलिसी 1991 में जो आया, उसका तैयारी 1986 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से शुरुआत हुआ, राइट राइट राइट, यू सी। क्योंकि कंज्यूमर को एक मान्यता दिया गया, एक कानूनी हक दिया गया, कई लॉज थे, जैसे फॉर एग्जांपल पैकेज वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपके पैकेजिंग एंड कमोडिटीज एक्ट, MRTP एक्ट, कई कानून थे जिसमें कंज्यूमर का बात करते थे, वो लोग कंज्यूमर का रक्षा के बारे में बात करते थे, लेकिन वो इंस्पेक्टर राज जैसा चलता था, ड्रिवन बाय इंस्पेक्टर्स, वहां पे कंज्यूमर का कोई रोल ही नहीं होता था, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होते थे, प्रोवाइडर्स के कोई सुनवाई नहीं होता था, जो व्यापार में है, सारी चीज एक इंस्पेक्टर राज से चलता था, वो ब्रिटिश राज का जो कल्चर वो चल रहा था। तो उसको हम लोग वहां से बदलाव लाए कंज्यूमर एक्ट के आने के बाद में चीजों में सुधार आया सर? बिल्कुल, उस एक्ट आने के बाद कई बहस हुई, अभी तक 3 अमेंडमेंट्स हो चुका है। अब आपको मालूम है एक नया एक्ट आने वाला है जो लोकसभा में पारित हो गया है, अब राज्यसभा का कल हम लोगों का अप्रूवल चाहिए, फिर उसके बाद वो लॉ बन जाएंगे हमारे देश में। तो बहुत सारे सुधार हुआ, जो सुनवाई नहीं होता था अब लोग कंज्यूमर को सुनने लगे हैं, पहले कोई सुनवाई नहीं होता था। राइट सर, बहुत बढ़िया सर। चूंकि आपका तो एज ए कंज्यूमर एक्टिविस्ट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र में एक छोटा सा पार्ट आता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को आप बखूबी जानते हैं और बड़े बड़े मंचों से आप उसकी बात भी करते हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपको क्या व्यू है, क्योंकि अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये मानते हैं कि ये सही नहीं है, गलत है। तो आपका क्या मानना है सर, डायरेक्ट सेलिंग ये एक सही बिजनेस है, एक लीगल बिजनेस है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को? डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबली और हम लोग के मतलब इवन आप यदि देखेंगे कि कल्चरल जो व्यापार का फॉर्मेट है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग ऑलवेज रहेगा और बढ़ेगा भी, यू सी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फॉर्मेट है, वो है वर्ड ऑफ माउथ। यू सी 1996 में जब हम दिल्ली आए, फर्स्ट टाइम एक डायरेक्ट सेलिंग बॉडी का गठन हुआ, और उन लोगों ने हमको बुलाए थे उस मीटिंग में। अच्छा, हाँ, 1996 में उस मीटिंग में जब हम गए तो हमको ये समझ में आया कि डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे यूएसए में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है, जैसे आज हम लोग का ई कॉमर्स है फॉर एग्जांपल,
उस समय डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही पॉपुलर रहा, रादर देन द ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर। तो उसमें क्या पॉपुलैरिटी ये था कि हम खुद पहले कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट को, और यदि हम लाइक करेंगे तो हम केवल उसको फिर से परचेज ना करें, लेकिन दूसरों को भी कन्विंस करें कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको खरीदिए और इसको यूज कीजिए। तो ये इससे बेटर फॉर्मेट कुछ था ही नहीं। और आपको मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग का एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम कभी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर एडवर्टाइज नहीं करेंगे। ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। जी बिल्कुल सही है। ये कोई मतलब मैंडेटरी कोई लॉ नहीं है, बट उन लोग खुद डायरेक्ट सेलिंग को एक फॉर्मेट दिया, एक ऐसा लुक दिया कि हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे, उस पैसे को लेकर हम प्रोडक्ट को और अच्छे क्वालिटी के रूप देंगे और उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो लोग हम लोगों को मदद करेंगे। तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर ऑल कंज्यूमर्स, दे आर ऑल कंज्यूमर्स। वो केवल व्यापार के लिए नहीं आया, वो पहले कंज्यूम किया, फिर उसके बाद वो उसको कन्वर्ट किया अपने व्यापार के रूप से। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। सर बिल्कुल सही आपने बताया। सर अभी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो उस ग्रोथ में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। हम जो आपको कहना चाहेंगे, आप यदि कंपेयर करोगे ग्लोबली, आप देखोगे यूएसए होल वर्ल्ड में इज अबाउट 18% डायरेक्ट सेलिंग का सेगमेंट यूएसए में है। यू सी, चाइना फॉर एग्जांपल 15% ग्लोबल। हाँ, इंडिया तो 1% में भी नहीं है। ट्रू सर, बिल्कुल सही है सर। तो आप सोचिए कितने हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है। तो कितना टाइम लगेगा सर जब हम 1% में पहुंचेंगे, फिर 2 और 3%? देखिए, ये तो हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे, और आपके थ्रू से आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं देश में, राइट सर, जितने डायरेक्ट सेलर्स हैं, राइट, आप केवल फोकस ये कीजिए कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा कैसे सकते हैं। आप ये मत फोकस कीजिए कि हम कैसे जल्दी से जल्दी पैसे कमाएं। यू हैव टू हैव अ लॉन्ग फ्यूचर। आपको ये सोचना होगा कि हम तो शुरू कर दिए, हमारे सारे परिवार के लोग, सारे मेरे जितने कम्युनिटी के लोग, हमारे सारे जितने कॉन्टेक्ट्स में हैं, सारे लोग कैसे डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ सकता है। मतलब पूरे जोश के साथ में इसको करना है, और सच्चाई के साथ, विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। ये नहीं कि हम तुरंत कैसे कमाएं पैसे, फुर्ती वाला काम नहीं, आज ज्वाइन किया और कल को नहीं, और वो भी नहीं है कि हम जल्दी से कुछ प्रॉफिट कमा लें और हम फिर एग्जिट कर जाएं। ये भी नहीं होना चाहिए। यू सी, डायरेक्ट सेलिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये एक रिलेशनशिप के ऊपर है। राइट सर, ट्रू सर। सर डायरेक्ट सेलिंग का जो कंज्यूमर्स है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि वो किसी मॉल से प्रोडक्ट नहीं लेके आता, उसका एक अलग पैटर्न है। तो डायरेक्ट सेलर के कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं? क्या एक नॉर्मल कंज्यूमर से वो अलग है या वही राइट्स हैं उसके पास में भी? नहीं, डायरेक्ट सेलर के जो कंज्यूमर्स हैं, जिसको आप लोग मोस्टली आपके लैंग्वेज में उनको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हो, हाँ, वो सारे लोग कंज्यूमर्स हैं। ये तो पहले उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उनके पास उतना ही राइट्स है जितना नॉर्मल कंज्यूमर के पास है, जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर से खरीद रहे हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खरीद रहे हैं। सारे कंज्यूमर सेम है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत क्लियर डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी कीमत देते हैं और वो वस्तु और सेवा को खरीदते हैं तो वो कंज्यूमर के घोषित हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि कर रहे हो तो यू आर स्टिल अ कंज्यूमर। बट यदि आप केवल व्यापार के रूप से करने का कोशिश कर रहे हो, and you are buying it from a distributor or a manufacturer and then reselling it to a retailer or to a consumer, तब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं आते हैं। मान समझेंगे? तो इसमें मतलब डायरेक्ट सेलर जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे नजरिया से, वो सारे वही कंज्यूमर हैं जिनके पास वो सारे 6 राइट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है। सर अगर कोई प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेलर खरीदता है किसी कंपनी से, उसके बारे में बताया गया भी इसके ये बेनिफिट्स हैं, और वो यूज़ करने के बाद में उसको लगता है कि भाई नहीं, जो बताया गया था वैसा नहीं है,
क्या वो उसे वापस कर सकता है, और अगर कंपनी उसे वापस नहीं ले रही है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, हर समय और इसी पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं मैक्सिमम, कि कैसे हमारे देश में हम लोग एक बहुत सही ढंग का एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी लाएं, अच्छा, जो आज नहीं है। राइट। और इसी के चलते ये नया कानून जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग ला रहे हैं, Right. जो लोकसभा से पारित हो गया है, उसमें हम लोग इसको काफ़ी अहम रोल दे रहे हैं, राइट। यू सी। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, वेदर यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर रिटेलर, कोई भी व्यक्ति यदि उनके नज़रिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जो अनसेफ है, जो सब स्टैंडर्ड है, जिसका गुणवत्ता सही नहीं है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर अनिवार्य एक कानून होना चाहिए कि वो या तो उनको वापस करें या एक्सचेंज कर लें सही प्रोडक्ट के साथ, या पूरा पैसे वापस करें, यू सी। तो हर एक व्यक्ति जो भी व्यापार में है, जो मैन्युफैक्चर करता है या सेवा प्रदान कर रहा है, वो एक स्टैंडर्ड में आना जरूरी है, स्टैंडर्ड लाना। शायद हमारी जो गाइडलाइंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इशू की है, उसमें भी एक उन्होंने पॉइंट रखा है कि अगर आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो हर कंपनी को एक रिटर्न पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और मैक्सिमम जो कंपनियां हैं जो एथिकल बिजनेस कर रही हैं, तो उनके यहाँ पे पॉलिसीज रहती भी हैं, कोई 1 महीने की है, कोई 15 दिन की है। करेक्ट। तो वो रहती है। बहुत बढ़िया सर। हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं सर, वो जो फील्ड में काम करते हैं, चूँकि एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ी क्लैरिटी उतनी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी, तो वो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो समटाइम फैमिली का उसको सपोर्ट नहीं मिलता। वो लोगों से जाता है, इसे एक बिज़नेस के रूप में जब बताता है तो लोग मानते नहीं हैं कि यार ये कोई बिज़नेस थोड़ा होता है। बिज़नेस तो मतलब आपने 20-50 लाख रुपया लगाया, कोई फैक्ट्री खोली, कोई दुकान खोली, तभी तो बिज़नेस होता है। तो ये क्या बिज़नेस हुआ? तो वो उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता, तो निराश हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है यार मैं कहाँ आ गया हूँ। तो अगर एक व्यक्ति को सक्सेस होना है तो उसके लिए क्या रेसिपी है, कि क्या वो चीज़ है जिसको वो फॉलो करता रहे और आगे बढ़ता रहे? देखिए, हम भी जैसे आपको बताए, हम अपना व्यापार खुद शुरू किए, हाँ, और जब हम शुरू किए, हम एक टेबल चेयर और एक टेलीफोन से शुरू किए। अच्छा। तो व्यापार कभी भी ऐसा नहीं शुरू होता है कि आपको बहुत सारे कैपिटल चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए तभी आप व्यापार कर सकते हो। नहीं, आपके पास एक आइडिया चाहिए, हाँ, क्या करना चाहते हैं, एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोडक्ट चाहिए, हाँ, कि क्या बेचना चाहते हो, राइट सर, और उसको सही लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनको उस प्रोडक्ट का जरूरत है। हाँ, तो मार्केट को समझना राइट। बहुत ही जरूरी है। मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका जो पर्टिकुलर मार्केट है उसको पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसको कहाँ पे लेके जाना है। बिल्कुल, यू सी, जब तक हम अपने मार्केट को नहीं समझेंगे, हम प्रोडक्ट कभी बेच नहीं सकते। एक तो ये, दूसरा जो हम ऑलवेज मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, राइट सर। यू सी, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे ट्रैवल बिजनेस, हाँ, हमने जैसे आपको बताया, राइट सर। अब कोई ट्रैवल का सेवा कर रहा है, हम उनसे बेटर क्या कर सकते हैं? जैसे हमने जब ट्रैवल बिजनेस शुरू किया, तो हमने ये सेवा शुरू की कि हम आपको हमारे पास आना नहीं होगा, हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। अच्छा, हाँ, टेलीफोन पे एक नई चीज लेके आए आप। नई चीज लेके आए। राइट। अच्छा, हम जब कंपनीज को बोले कि हम आपको कार हायर देंगे, जी, तो जब हम कार हायर बिजनेस में उतरे, तो जो नॉर्मल कार हायर हो रहा था उससे हम बेटर क्या कर सकते हैं? जैसे यूनिफॉर्म ड्राइवर्स, वेल ट्रेन्ड ड्राइवर्स, राइट। यू सी, ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना होगा। मीन्स आपको अगर सही प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट आपके पास में है, सही आपने चूज कर लिया किन लोगों तक ये जाएगा, तो फिर एकदम उत्साह के साथ में लगे रहें, सक्सेस मिलेगी। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर कि जो कस्टमर आपसे एक बार खरीद लिया, हाँ, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है। राइट। उसी से आपको रेफरेंस मिलने चाहिए, और उसी को ही बराबर खुश रखना चाहिए। राइट। उसको यू सी, कोई भी एट नो कॉस्ट आपका कोई भी कंज्यूमर राइट, आपसे हटने का कोशिश करें। राइट। यू सी, क्योंकि कहा जाता है कि एक कस्टमर को लाने में 10 टाइम ज्यादा खर्चा करना पड़ता है देन टू रिटेन अ कस्टमर। बहुत सही। तो आप क्यों ज्यादा पैसा खर्चा करके नया कस्टमर ढूंढ रहे हो, जबकि आप जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको यदि आप सेवा करो, वो केवल कम पैसे में नहीं बट
वो आपका स्पोक्स पर्सन बनकर वही आपका प्रोडक्ट को मार्केट करेगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मीन्स जो हमारे कस्टमर है तो हमें ये नहीं माने कि एक बार उसको प्रोडक्ट दे दिया बस हो गया ना, तो उसको सर्विसेज दें ताकि वो हमारी एडवोकेसी करे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक थर्ड पार्टी का काम करे और उसी से हमें बहुत सारा वॉल्यूम मिल सकता है। करेक्ट। राइट और कम से कम पैसा खर्चा करे फॉर न्यू रिक्रूटमेंट, नया कस्टमर लाने में, राइट। कम से कम पैसा। जी आज लेकिन हमारे देश में ये उल्टा है, हम लोग ढेर सारे पैसे एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते हैं, ढेर सारे पैसे खर्चा करते हैं कि नया कस्टमर लाएं, जबकि जो कस्टमर हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और इसलिए हम लोग का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। चाइना ग्रो कर रहा है, यूएसए ग्रो कर रहे हैं। आप जो देख रहे हो वो जो आंकड़े बता रहे हैं, हमारे देश में इसलिए नहीं ग्रो हो रहा है क्योंकि हमारे देश में कस्टमर जो ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं, जो आपका सामान खरीद चुके हैं, उसके पास दोबारा जाकर पूछकर उनको साथ में लेकर चलने का कोई मतलब मानसिकता नहीं रखते हैं लोग। जी सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ सर। हमारे यहाँ पे मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 है जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि उसमें जो डेफिनेशंस हैं तो वो बहुत मिसलीडिंग हैं। तो जो नया बिल आ रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 जिसकी बात आपने अभी की, तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग को कवर किया गया है काफ़ी हद तक। क्या उसके आने से इंडस्ट्री पे कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, बिकॉज यू सी सबसे बड़ा जो आपका एनिमी है ना वो है डेफिनेशन ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। राइट सर। और मल्टी लेवल मार्केटिंग का मैक्सिमम मिसयूज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में हो रहा है। ट्रू सर, ट्रू। आप बात समझेंगे नहीं? तो उसका क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। जैसे चिटफंड हमारे देश में लीगल है, यू कैन ओपन अ चिटफंड कंपनी एंड रन इट लीगली। हाँ, लेकिन हमारे गवर्नमेंट, हमारे कंट्री में ये इलीगल है कि आप मनी सर्कुलेशन करें। आप उस ढंग का प्रोडक्ट्स लाएं जहां पर आप यू आर ट्राइंग टू डू उसको पिरामिड स्कीम्स। तो ये आपके सबसे ज्यादा एनिमी है आप लोग के डायरेक्ट सेलिंग की। क्योंकि कई लोग हम जो देखे हैं, जो हमारा अध्ययन हुआ है कि कई लोग डायरेक्ट सेलिंग के आधार पे कह के, अपने को डायरेक्ट सेलर कह के, वो इस ढंग के पिरामिड स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं। पिरामिड स्कीम्स लेके आते हैं, प्रोडक्ट बहुत हाई प्राइस रख देते हैं उसका। एग्जैक्टली। और उसके पैसे को ही एक प्रकार से सर्कुलेशन का वो प्रोडक्ट इज जस्ट दिखावा, राइट। बट एक्चुअली देयर इज नो प्रोडक्ट। वो एक्चुअली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कहीं किसी को अगर लग रहा है सर कि भाई जो प्रोडक्ट मुझे दिया जा रहा है वो हाईली प्राइस्ड है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वो गाइडलाइन की भी अवहेलना कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं? इमीडिएट इसका मतलब आंकड़ा लेकर, मतलब सबूत के साथ तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तुरंत सरकार के ध्यान पे लाना, तुरंत आप लोगों के ध्यान पे लाना, जो लोग लीडर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आप जैसे लोगों को तुरंत बताएं। और हम लोग जैसे लोग जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तुरंत जल्दी से जल्दी कैसे इस ढंग के लोगों को हम लोग एक्सपोज कर सकें, वो हम लोग का काम होना चाहिए। मतलब गंदगी जो है उसको हमें ही साफ करना पड़ेगा, वो तो कोई दूसरा नहीं आएगा। नहीं, बिकॉज यू सी जो तंत्र है, जो लॉ एनफोर्सर्स हैं, उन लोगों के पास भी एक प्रायोरिटीज होते हैं। वो भी ऐसे उलझन में फंसे हुए हैं कि कभी कभी उनके नजरिए से ये सब निकल जाता है। तो हम लोग उनको ब्लेम नहीं कर सकते, चूंकि हम लोग उस बिजनेस में हैं, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है, एटलीस्ट वी शुड बी प्रॉम्प्ट टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी जानकारियां दी सर आपने, और बहुत सारी जो क्लैरिटी थी वो आपने दी, जिससे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमारे इस प्रोग्राम में सर एक सेगमेंट रहता है कि आपकी लाइफ के कुछ फनी इंसिडेंट कुछ ऐसे रहे हों जो आपको याद हों, और वो हमारे आप व्यूअर से प्लीज साझा कीजिए। फनी इंसिडेंट्स तो लाइफ में मोस्टली जब अब यंग एज में स्कूल में हो तब होता है सर। यू सी जवानी में आ जाइए सर, बचपन में आ जाइए एक बार। वही चल रहा है तो हमको तुरंत याद आ जाता है हमारे फनीएस्ट मोमेंट वाज फुटबॉल खेल रहे थे। अच्छा। तो गोलकीपर कौन बनेगा? तो ऑलवेज गोलकीपर उसको बनाया जाता था कि जो ऐसी वेला है, जिसको कुछ खेलना है वो खाली बॉल पकड़ेगा, और हम लोगों का काम होता था कि बॉल उन तक नहीं पहुंचे। राइट। हाँ, तो हम लोग, हमारे एक दोस्त हैं, वो अभी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ही हैज पास्ड अवे, डॉक्टर रतीश मेनन करके,
यू नो वो मेडिकल डॉक्टर बने बाद में जाकर। तो रतीश को हम लोग बोले, रतीश तुम गोलकीपर बन जाओ। अच्छा। तो ठीक है भाई, हम गोलकीपर बन जाते हैं। हाँ। तो गोलकीपर बन गया। ठीक। तो जब बॉल ड्रिबल होकर यू नो हमारे यू नो प्लेयर्स के पास है, हमारे टीम के, तो कभी कभी होता है ना कि बॉल को बचाने के लिए गोलकीपर को दे दिया, यू नो, क्योंकि वो अटैक कर रहे हैं ओपोनेंट। तो हम लोग बॉल को गोलकीपर को दे दिए। तो वो गोलकीपर बॉल तो ले लिया, लेकर वो गोल के पीछे चला गया। अच्छा, खुद ही गोल कर दिया। खुद ही गोल कर दिया। तो हम लोग बोला अरे बॉल, तो नेचुरली अंपायर यू नो विसिल मार दिया कि हम लोग का गोल हो गया। तो यू नो हम लोग इतने हंसे क्योंकि देखो अब उनको हम लोग जिम्मेदारी तो दे दिए, लेकिन उनको ये नहीं समझाए कि कभी भी बॉल लेकर आप गोल पोस्ट के अंदर नहीं जा सकते हो, आपको बाहर ही पकड़ना होगा और बाहर ही रखना होगा बॉल को। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, यू नो, जहाँ पर यू लीस्ट आप एक्सपेक्ट करते हो और हो जाता है, और फिर बाद में हम लोग ऑलवेज उसको याद करते रहते हैं। यू नो हम लोग एक यू नो बहुत हम लोग एनुअल फंक्शन हो रहे हैं स्कूल में, सब लोग सीरियसली वॉच कर रहे हैं, हम लोग सब बैठे हुए हैं पीछे में, हमारे पेरेंट्स वगैरह, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स वगैरह सब सामने हैं, ड्रामा चल रहा है, बड़े बोरिंग लग रहा है। यू नो कभी कभी होता है ना, बोरिंग लग रहा है, अरे बोरिंग क्या करेंगे, बैठा के रखा है क्योंकि हॉल में भर्ती होना, सब सीट फुल होना चाहिए। तो हमारे एक दोस्त ने क्या किया, एक रॉकेट बनाया वो जो प्रोग्राम शीट के साथ। अच्छा, ओके। तो रॉकेट बनाया, तो रॉकेट फिर हम लोग बोले चलो भाई रॉकेट बनाया, वो हम लोगों को नहीं मालूम था वो रॉकेट छोड़ दिया उस ऑडिटोरियम में छोड़ दिए, और वो रॉकेट घूमते 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 वो जाके प्रिंसिपल के लैप में गिरा। तो यू कैन इमेजिन, प्रिंसिपल के लैप पे जब गिरा तो नेक्स्ट डे सुबह हम लोगों सबको बुलाया गया उनका ऑफिस। अच्छा। नेचुरली, बिकॉज उस समय तो हम लोग यू नो एकदम अचानक हो गया, तो हम लोग बाद में तो बहुत हंसे कि ऐसा हो गया है, तो बहुत हंसे, बहुत फनी रहा यू नो कि एक रॉकेट ऐसी छोड़े तो जाकर घूम घूम के, और लोग देखे भी जब वहाँ प्ले चल रहा है कि एक कागज का रॉकेट ऐसे घूम रहा है हॉल में, तो आज जाके फिर प्रिंसिपल के ही गोद में गिर रहा है। तो यू नो इट वाज सो फनी, इतनी फनी। तो नेक्स्ट डे प्रिंसिपल बुलाकर हम लोग को इतने डांटे। तो ऐसे कई घटने होते हैं लाइफ में, यू नो वेयर यू एनकाउंटर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बहुत फनी, नॉट एक्सपेक्टेड। मुझे भी एक ऐसी घटना याद आ रही है स्कूल की। मैंने 1994 में बीएड किया था, बैचलर इन एजुकेशन, और ये मैंने केरला से किया था, त्रिचूर का के वहाँ पे स्टेशन है। तो उसमें हम लोगों का जब टीचिंग प्रैक्टिस रहता है, तो टीचिंग प्रैक्टिस में जब हम स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो हमने जैसे क्रिकेट के बारे में पढ़ाना है, तो हम फिजिकल चीज़ें भी लेके जाते हैं, बॉल लेके जाते हैं, बैट लेके जाते हैं, ताकि बच्चों को आसानी से वो समझ में आ जाए। करेक्ट। तो उसमें एक फाइनल हमारा प्रैक्टिकल होता है, तो जिसमें जो हमने चीज़ें बनाई थी वो हम लोग वहाँ पे जाके दिखाते हैं। तो वो फाइनल एग्ज़ाम था हम लोगों का, और हम लोग एक लाइब्रेरी में बैठ गए जहाँ पे सबको बैठाया गया था, और बारी बारी करके सबका नंबर आ रहा था। तो उसमें हमारे पास में क्रिकेट की बॉल और वो सब चीज़ें थी। तो स्टूडेंट जो हैं वो आराम से नहीं बैठ सकते, वो उनकी फितरत रहती है कि क्या किया जाए। तो हमने क्या किया कि वो जो बॉल उठाया और बॉल को आपस में पास करने लग गए। तो 4-5 मिनट तो ये किया, तो फिर उससे भी हम बोर हो गए कि यार ये कोई एक्साइटिंग नहीं है। Correct. तो बॉल थोड़ा सा टफ बॉल देते हैं एक दूसरे को। Correct. तो उसमें थोड़ा पकड़ेंगे, कई बार छूटेगा तो अच्छा रहेगा। ये हम लोग लाइब्रेरी में कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन चुपके हमने ये करना स्टार्ट किया। तो हमारे में से एक स्टूडेंट ने कि ये सोच के कि मैंने उसको बॉल उसकी पकड़ में नहीं आना चाहिए, तो उसने उसको ऊपर उछाल दिया, और ऊपर उसमें ग्लास लगे हुए थे, वो ग्लास को हिट किया और एकदम बहुत ज्यादा आवाज हुई। करेक्ट। तो वो पूरे कॉलेज में हुआ कि यार ये क्या हुआ। तो उसमें जो हम 4-5 स्टूडेंट थे, तो फिर हमारे प्रिंसिपल ने बाद में हम लोगों को बुलाया, बड़ा डाटा। करेक्ट। और उसका जो इफेक्ट है हमारे प्रैक्टिकल में भी वेरी करेक्ट। तो इस प्रकार के याद आते रहते हैं। जी। इट्स अ वेरी गुड। आपने हमको अपने स्कूल डेज ले चले गए थे, लॉयला स्कूल जमशेदपुर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी जानकारी दी सर। और जिस प्रकार आप कंज्यूमर्स के लिए काम कर रहे हैं, हमारा भी मकसद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के जो भी कंज्यूमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और उनको हम लोग हर तरह की हम जानकारी उनको उपलब्ध करवाएं। चाहे वो
संघर्ष से कैसे वो पा रहे हैं, या अगर हम इंडस्ट्री में हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा एक्ट हमारे पर लागू होता है, क्या सही है क्या गलत है। और आपने काफ़ी सारी क्लैरिटी आज दी, और हम उम्मीद करते हैं सर आगे भी, स्पेशली जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 राज्यसभा में पास हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के उस पर दस्तखत हो जाएंगे, तो फिर हम आपको बुलाएंगे और बहुत विस्तार से उस बारे में नहीं बातचीत बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, आप जब भी बुलाएंगे सुरेंद्र जी, हम हाजिर हो जाएंगे। हम बहुत ही अटैच्ड हैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ, और हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके जितने मतलब लोग कनेक्टेड है डायरेक्ट सेलिंग के साथ, बहुत ज़बरदस्त स्कोप है इन फ्यूचर। यही एक बिजनेस है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि बी जॉब क्रिएटर्स नॉट जॉब सीकर्स। यू नो, आपके डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली इस स्लोगन को ट्रू रूप से अपनाया है। और हम ये कहना चाहेंगे कि वेरी ऑनेस्टली हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यदि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और रिफंड जो आपने बोला और एक्सचेंज ये तुरंत होनी चाहिए। इट्स नॉट दैट आप 15 दिन 20 दिन में आप कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि इवन इफ सपोजिंग अ कंज्यूमर 2 महीना बाद उसको पता लग रहा है कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, आप उनके साथ बिल्कुल तर्क मत कीजिए। अच्छा, राइट। आप देखोगे कि उस परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स जो हो सकता है कि गलत नजरिए से भी एक रिफंड मांग रहा है या एक्सचेंज मांग रहे हैं, उसका परसेंटेज इतने कम होंगे कि आपके व्यापार में कभी उसको कोई आघात नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो आप ऑलवेज ये ट्राई कीजिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कीप द कस्टमर ऑलवेज हैप्पी, ही इज द किंग। हाँ, उसी के पैसे से हम लोग सब जी रहे हैं, ये सोचकर काम कीजिए कि वो नहीं है तो हम नहीं हैं। और ऑल द टाइम आप एक ऑलवेज सोच रखिए कि हमको और कैसे हमारे देश में दूसरे लोगों को भी हम जोड़ सकते हैं इस अभियान से, और आपका डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अभियान बन जाए कि वो ई कॉमर्स वगैरह क्या है, कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सही। आप एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म पे हैं, जो प्लेटफॉर्म हम समझते हैं इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक बहुत सारी जानकारियां आपने दी, और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को इससे बहुत सारा लाभ होगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। बिजोन मिश्रा जी, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, हमारे बीच में थे। बहुत सारी जानकारियां हमने सर से प्राप्त की। दोस्तों, फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कि आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए अपने किन किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं। आपका इसी प्रकार से प्यार बना रहे तो हम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एसेट इस चैनल के रूप में हम लोग लेके आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।